Importance of business organization. Importance of business organization. बिजनेस सबको मालूम है क्या होता है? क्या होता है बताओ? जी क्या चीज? बाई मतलब बिजनेस में केवल खरीदते हो? बिजनेस में तो एक्चुअली आप बेचते हो यार, खरीदते तो एज अ कस्टमर आप हैं। तो अगर आप ये कहती चलिए सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो बात समझ में आती, आपने तो उल्टा बोल दिया है कि नहीं भाई? बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? कोई भी सामान बनाना, कोई भी क्या नाम है सर्विस को बेचना। होटल में आप जाती है चाय पीती है तो भाई वो आपकी सर्विस जो है बेच रहे हैं, है ना? प्रोडक्ट उनका चाय, आप वहां जाके बैठी वो उनकी सर्विस है कि नहीं? किसी होटल में आप गई, आपने रूम लिया तो वो उसकी सर्विस हो गई। तो वो सर्विस अपनी बेच रहे हैं कि नहीं? जितना अच्छा वो कमरे को सजा के रखेंगे, जितना अच्छा वो जो है वो होटल को सजा के रखेंगे, उतने ही लोग आएंगे यार। जो दिखता है वही दिखता है कि नहीं? चलिए, तो बिजनेस, और कोई बताएगा बिजनेस क्या होता है? बताओ। कई बार बता चुके हैं आप लोगों को, एक छोटी सी डेफिनेशन कई बार हम दे चुके हैं कि सोशो प्लस इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर सम प्रॉफिट एंड सर्विसेज टू पीपल। बताया कि नहीं? कई बार बताया है ना जी? चलिए, तो आज के टाइम में इतना कट थ्रोट कंपटीशन है, इतनी नई नई कंपनीज, इतने नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेकर, सर्विसेज लेकर कंपनियां जो हैं वो मार्केट में आ रही हैं। तो किसी भी बिजनेस को सरवाइव करना, थ्राइव करना एक प्रॉब्लमेटिक चीज है ना? उसके लिए एक बहुत उसको दे हैव टू अचीव दिस विद ग्रेट एफर्ट्स। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना, एक्सेल करना, कॉस्ट कट करना। कॉस्ट कट करना ही केवल एक ऑब्जेक्टिव नहीं है ना? किसी भी बिजनेस को का ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही नहीं है कि वो कॉस्ट को कट करे, बट एक्चुअली में वो वैल्यू फॉर मनी जो सर्विसेज है या प्रोडक्ट है वो डिलीवर करे, है ना? तो हाँ बताओ, कुछ पूछ रही हो क्या? चलिए, तो आज के टाइम में जितना स्टिफ कंपटीशन है उसमें बिजनेसेस को थ्राइव करना इट इज नॉट ऑल दैट इजी, है ना? काफी मुश्किल चीज है। पहला क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंस? मैक्सिमम प्रोडक्शन, this is your output at minimum cost or input, है कि नहीं? क्या मतलब हुआ इसका? यस, कम खर्च में, कम एक्सपेंसेस में हम मैक्सिमम प्रोडक्शन करें, और मैक्सिमम ही प्रोडक्शन नहीं करें, एफिशिएंट प्रोडक्शन करें, है ना? भाई जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कल, गन्ने का रस का जो मशीन जो आती है, पहले वो हाथ से ऐसे चलाते थे ना मशीन को, गन्ना का रस निकालते थे। अब वो एक जनरेटर से, वो मशीन से जो है वो
खाली उसमें रखते हैं और वो मतलब जो काम उनका 1 घंटे में होता था, अगर 1 घंटे में 10 ग्लास निकाल सकते थे तो आज वो 10 मिनट में निकालते हैं। वही सेम आउटपुट है, वही सेम एफिशिएंसी है, वही सेम प्रोडक्ट है। तो ये तो है नहीं कि वो मशीन से अगर उन्होंने निकाला तो वो उस प्रोडक्ट में कोई कमी आ गई, है ना, डाइल्यूट हो गया कि गन्ने के रस में पानी मिल गया, ऐसा तो है नहीं, है ना, रहा तो गन्ने के रस ही। ठीक, दूसरा क्या है, प्रॉपर यूज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। क्या मतलब हुआ? बताइए। इसमें जो रिसोर्सेज हैं आपके, वो नेचुरल भी आ जाएंगे और ह्यूमन रिसोर्सेज भी, दोनों ही रिसोर्सेज हो गए, नेचुरल भी और ह्यूमन भी। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जैसे क्या चीज? जैसे क्या? खेती नहीं बेटा, जैसे जो हमारे ऑलरेडी नेचर में जो चीजें प्राप्त होती है, जैसे कोयला है ना, लोहा है, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है कि नहीं है कि नहीं? मिनरल हो गया, तुम्हारे बॉक्साइट हो गया, जिप्सम हो गया, सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनसे हमारी सीमेंट बनती है, मोरंग बनती है, ईंटें बनते हैं, है कि नहीं? बहुत सी ऐसी तुम्हारे क्या नाम है जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आयरन से स्टील बनता है, तो ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, है ना। नेचुरल रिसोर्सेज भी हमारे नेशन में पाए जाते हैं। बहुत से हमारे ऐसे तुम्हारे जो है वो राज्य हैं जहाँ इनका जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, बहुत अधिक मात्रा में ये नेचुरली पाए जाते हैं, है ना। कोयला है, बॉक्साइट है, आयरन है। जैसे अब तुम देखो जो जहाँ तेल मिलता है, जैसे तुम्हारे ये अरब कंट्रीज है ना, इनमें नेचुरल जो है वो ऑयल मिलता है कि नहीं मिलता? तो इनका ये नेचुरल रिसोर्स है, तो उसी वजह से वो इतना फ्लरिश कर रहे हैं, प्रॉस्पर कर रहे हैं, तो इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स जो है वो अवेलेबल है इनके पास, तो उसी को कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? नहीं आइडिया किसी क्या होता है? नहीं पता? किसी और को मालूम है ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? नहीं? अरे यार, आप हो गए, हम हो गए, ये सब क्या है? वी आर ऑल ह्यूमन रिसोर्सेज ना। आप अभी यहाँ पे आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप एजुकेशन ले रहे हैं अपनी, कल को आपकी जब एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आप भी जॉब मार्केट में जाएंगे, आप जॉब करेंगे, गवर्नमेंट जॉब करें या प्राइवेट सेक्टर में करें, कहीं भी करें, अपना कोई आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो क्या है? आप नेचुरल रिसोर्स है ना, सॉरी ह्यूमन रिसोर्स है ना। कि आपको जो है वो कोई भी एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में आपको फर्क पता चल गया ना। हाँ, तो आपको कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो हायर करता है, तो आप ह्यूमन रिसोर्स हैं, वही तो आप भाई मानव संसाधन है आप, है ना। अब आपको कैसे जो है वो ट्रेनिंग मिलती है, कैसे आपको जो है किस क्वालिटी की आप ट्रेनिंग मिलती है? देखो, एक चीज होती है एप्टीट्यूड और एक होता है एटीट्यूड। क्या होता है दोनों में फर्क पता है? हैं? नहीं पता? चलिए, जैसे तुम मान के चलो कि कोई बच्चा जो है वो आईआईटी का नाम सभी ने सुना होगा ना, आईआईटी से कोई बीटेक करता है,
है ना। और कोई बेचारा गांव का लड़का है जिसने कभी ना मैथ्स पढ़ी ना साइंस पढ़ी ना उसको कोई ज्ञान है, और वो एक आईएएस का एग्जाम जो है क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो दोनों में फर्क है। वो इनबॉर्न टैलेंटेड लड़का है, उसकी आईक्यू लेवल तेज है, जिसने आईआईटी से जो है वो बीटेक किया, क्योंकि आईआईटी को उसमें नंबर गेन होते हैं, नंबर का बहुत ज़्यादा जो है वो काम होता है ना। तुम्हारी आईक्यू लेवल जो है उसमें बहुत टेस्ट होती है कि तुम दिमाग के कितने शार्प हो। इट्स नॉट इजी टू क्रैक आईआईटी, मतलब डिफिकल्ट है लेकिन नामुमकिन नहीं है, लेकिन उससे भी टफ कॉम्पिटिशन तुम्हारा आईएएस का होता है, सिविल सर्विसेज का। सिविल सर्विसेज को जिसने क्रैक कर लिया वो तो इंडिया का है ना। तो उसको क्रैक करने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा इसकी जरूरत नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा नंबर, तुमको बहुत ज़्यादा आने चाहिए, तुम बहुत शार्प हो, बहुत ज़्यादा तुम जो है मैथ्स में मैथ्स रिजर्व हो, ऐसी जरूरत नहीं होती है। आपकी मेहनत होती है उसमें कि कितने घंटे आपने जो है वो डिवोट किए पढ़ाई के लिए। अभी देखिए आप लोगों ने शायद न्यूज़ में एक ट्रेजेडी सुनी भी होगी कि वहाँ राव आईएएस दिल्ली में बेचारे बेसमेंट में 3 बच्चे होते थे, पानी वानी बरसा था उसमें, नहीं पड़ा आप लोगों ने? चलिए खैर, तो वो जो लोग बच्चे इसकी तैयारी करते हैं और जो उसको क्रैक करते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत इस बैकग्राउंड के हैं कि वो बहुत ज़्यादा जो है जिनको नंबर आते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा मैथ्स आती हो, मैथ्स में बहुत तेज हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है वो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और ऐसे सोशोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट लेकर भी, उर्दू आप ऐसे सब्जेक्ट हिंदी लेकर भी आप आईएएस बनते हैं, है ना। तो उसमें जो है वो एटीट्यूड की जरूरत होती है। तो एप्टीट्यूड हो या ना हो आपके पास, लेकिन अगर एटीट्यूड है तो आप लाइफ में जरूर सक्सेसफुल होंगे। हो सकता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको बहुत मैथ चैट फिजिक्स, लेकिन आप जो है ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, तो आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया। और उसी जगह एक वही स्लो स्टडी वगैरह होता है ना, कछुआ और खरगोश की आपने कहानी पढ़ी होगी बचपन में, पढ़ी होगी ना सबने? नहीं पढ़ी? अरे यार ये खरगोश था, कछुआ था, दोनों में रेस लगी, खरगोश ने कहा कि यार मैं तो जीत ही जाऊंगा, वो भागा और जाने के बाद वो पेड़ के नीचे सो गया, और कछुआ वो धीरे 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 चलता चलता उसने देखा वो सो रहा है, वो आगे बढ़ता गया, पहुंच गया, वो जीत गया रेस। अब सब लोगों ने पढ़ी होगी। तो कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो हाँ, जो हम बताना चाह रहे थे आपको, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बताना चाह रहे थे। तो किसी भी कंट्री के अगर ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनमें उनका ऑप्टिमम यूज होगा, तो वो कंट्री हमेशा जो है सक्सेसफुल होगी। वहाँ पे इंडिया में आज के टाइम में जो इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है वो यही ह्यूमन रिसोर्स है। इंडिया का जो हमारे यहाँ का पढ़ा हुआ इंजीनियर है, वो नासा में साइंटिस्ट है, वो स्पेस पे जा रहा है, ये इंडिया का सॉफ्ट पावर है ना। तो ये किसी भी कंट्री की बहुत वैल्यूबल एसेट है ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज भी है। तो अगर अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे तो वहाँ का बिजनेस भी जो है वो फ्लरिश करेगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है? बताइए। क्या मतलब हुआ इसका? हम्म, जी,
एनीवन? कोई बताना चाहेगा? हम्म? देखिए, जो गुड्स या सर्विसेज की डिस्ट्रीब्यूशन चेन होती है, उसमें ये जो कैटेगरी है ये कहलाती है बॉटम ऑफ पिरामिड। ये इन्वर्टेड पिरामिड है, ये दिस इज इन्वर्टेड। अगर नॉर्मल पिरामिड बनाते तो हम ये बनाते, है ना। लेकिन ये जो बॉटम ऑफ पिरामिड है, ये पता है कैसे लोग होते हैं? ये ऐसे लोग होते हैं जिनकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो कम होती है ना। अगर आप शायद क्लासिफिकेशन अगर पढ़ेंगे तो भाई बहुत से जो है वो हाई रिच इंडिविजुअल्स होते हैं, डेस्टिट्यूट होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, अलग अलग कैटेगरी है। तो ये बेसिकली ये डेस्टिट्यूट्स की कैटेगरी में आती है। इनकी जो अर्निंग है वो बहुत कम होती है ना। रोज कमाने वाले होते हैं, जो रोज डेली वेजेस पे जो काम करते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े बड़े आइटम्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हम उनको जो है वो एक बड़ा पैकेट बिस्किट का जो है वो देंगे तो वो नहीं ले पाएंगे, है ना। क्योंकि भाई उनकी इतनी जो है वो अर्निंग नहीं होती कि वो इतना अफोर्ड कर सकें। तो उनके लिए जो है वो क्या किया, जो आपकी कंपनी है, मार्केटर्स हैं, उन्होंने छोटे छोटे पैकेट्स जो है बनाना शुरू किए। शैम्पू के पाउचेज हैं, फैशन मार्केटिंग इसको बोलते हैं भाई। बड़ी बड़ी शैम्पू की बोतलें आती, अब क्या हुआ, वो 1-2 रुपए के पाउच आते हैं, सैशे आते हैं। तो वो इन लोगों के लिए बनाए गए कि वो उसको अफोर्ड कर सकें, कंपनी के प्रोडक्ट भी बने, कंपनी के प्रोडक्ट बिके भी, उनकी डिमांड और सप्लाई भी जो है वो चलती रहे और काम होता रहे। कभी ये कर्व पढ़ी है? इकोनॉमिक्स पढ़ा आप लोगों ने? नहीं, इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने ये पढ़ा है? हैं? जी नहीं पढ़ा? क्या बात कर रहे हैं यार, इसके बिना जो इकोनॉमिक्स नहीं हो सकती हैं। इकोनॉमिक्स कभी पढ़ी कि नहीं? नहीं कहीं भी यार, अर्थशास्त्र कभी पढ़ा है? आप कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है क्या? अच्छा, तो इसके बिना तो एग्जाम में पेपर ही नहीं आते होंगे यार। ये तो तुम लोगों ने पढ़ा है? ये क्या होता है? अरे यार देखो, ऐसे चलो ये सब आउट ऑफ कोर्स बातें बता देती हैं। 2 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए, है ना। 2, 4, 6, 8, 10, देखो ऐसे बनता है। देखो इधर समझो, इधर बात को समझो। ये जब 8 रुपए प्राइस हुई तो तुम्हारी सिर्फ 2 रुपए बचे। 2 रुपए का सामान, इधर बेटा बात सुन, तुम्हारे 2 यूनिट जो बिके, प्राइस 8 रुपए, सामान बिका 2 क्वांटिटी, यानी कि 2 पेन बिके। 8 रुपए का एक पेन था तो 2 पेन बिके। जब प्राइस 6 रुपए आ गई तो तुम्हारे 4 बिकने लगे। प्राइस घटी, क्वांटिटी बढ़ गई। 4 रुपए प्राइस हुई, 8 रुपए बिकने लगे, 8 तुम्हारे पेन बिकने लगे। 2 रुपए तुम्हारी प्राइस हुई, तुम्हारे 10 पेन बिके। तो ये किस तरह की कर्व होती है? प्राइस और क्वांटिटी में इन्वर्ट रिलेशन होता है। ये तो बेसिक इकोनॉमिक्स है। और सप्लाई कर्व तुम्हारी जो होती है वो ये होती है ना। चलो आगे बहुत ज्यादा हो गया। तो चलो ये बता रहे थे कि जो बॉटम ऑफ पिरामिड लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा क्या करते हैं? सामान खरीदते हैं और उनको कम प्राइस को चाहिए होता है। तो
ये जो मैंने कहा ना एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये ऐसे ही जो है होता है। अगर हम खाली जो है इन्हीं में तो अगर इनकी नीड्स को हम खाली फुलफिल करेंगे तो ये कहाँ जाएंगे यार, तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन इवन कहाँ हो पाएगी। पास हो जाए कि नहीं है, रख कर दें। चलिए नेक्स्ट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट टाइम। इसका क्या मतलब हुआ, दिस इज रिलेटेड टू दिस। जब हम इनका प्रॉपर यूज करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। डू पीपल एग्री विद इट और नॉट? आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं सहमत? भाई जब हम इन रिसोर्सेज का, अपने मानव संसाधन का या जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनका हम बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे, हम ज़्यादा इनका प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा यूज़ करेंगे, जितना हमारे पास अवेलेबल ह्यूमन कैपिटल है उस कैपिटल को हम प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे। मान लीजिए कि एक आदमी है, एक बंदा है जो कि ही इज वेरी गुड इन अकाउंटिंग, ही इज वेरी गुड इन फाइनेंस, बट यू आर नॉट यूजिंग दैट पर्सन। आप उसको उसमें यूज नहीं कर रहे हो, क्या वो वेस्ट, उसका टैलेंट वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो अगर आप उसको वेस्ट कर देंगे उसको टैलेंट को, तो ना आपकी डेवलपमेंट हो पाएगी, ना उसकी हो पाएगी, ना देश की हो पाएगी, है ना। तो इसलिए जो है वो इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन जरूरी है। जब तुम प्रॉपर यूटिलाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट रेट जो है बढ़ेगा। आप कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में आप एक्सेल करेंगे। अगर आप अच्छे जो हैं वो किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट आदमी हैं तो आप उसमें एक्सेल करेंगे। अगर सचिन तेंदुलकर डिस्कवर नहीं होता तो इतना बड़ा क्रिकेटर कैसे बनता है कि नहीं? यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो रिसोर्सेज का जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है वो जरूरी है। राइट टाइम पे डिस्कवरी इंपॉर्टेंट है। चलिए एफिशिएंट प्रोडक्शन, क्या मतलब हुआ? हाँ जैसे आपको बताया ना मैंने कि मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, तो उसी तरह से आपका ये एफिशिएंट प्रोडक्शन है कि अगर हम जो है वो एफिशिएंटली यूज करेंगे अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को। कि मान लीजिए कि हम जो है वो हमारी कैपेसिटी, एक मान लीजिए कि एयरलाइंस है, एक हवाई जहाज है, ठीक है, एक हवाई जहाज है, उसकी सीटिंग कैपेसिटी जो है वो 100 पैसेंजर्स की, ठीक है। वो दिन में जो है वो 4 फ्लाइट्स जो है वो उड़ता है, चार उड़ानें भरता है। अगर और मान लीजिए कि हर उसमें जो आपके पैसेंजर्स हैं वो 25 ही 25 जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? इन फ्लाइट्स का जो टाइम है वो बढ़ा देंगे और कि भाई चार फ्लाइट्स की जगह जो है वो हम 2 फ्लाइट्स कर दें या 1 फ्लाइट कर दें, तो जिससे जो हमारी एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए। एक ही बार जो है फ्लाइट, जब एक ही बार में जो है 25-25 पैसेंजर जा रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ दैट if we reduce the number of flights and increase the number of passengers so that we can efficiently use। इसी तरह से आपका एक सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल की कोई सीटिंग कैपेसिटी आपकी 400 लोगों की है, 400 लोगों की कैपेसिटी है और आप उसमें जो है वो दिन में 6 शो चला रहे हैं। अब 4 शो वाला सिस्टम तो रहा नहीं है,
सिर्फ मल्टीप्लेक्स में पहले होता था वो मैटनी, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट शो, 4 शो चलते थे। अब तो वह नहीं, अब तो वो है कि सुबह 9 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक शो चलते रहते हैं, ऐसे ही 1-2 घंटे पे। तो जितने भी शोज चल रहे हैं, और एक ही सिनेमा प्रेमाइसिस के अंदर 4-6 सिनेमा हॉल होते हैं। मल्टीप्लेक्स में अगर कभी आप लोगों ने फिल्म देखी होगी जाके, तो यहाँ तो नहीं, लेकिन कानपुर में, लखनऊ में तो काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है, चलिए। तो अगर उनकी जो है वो हम एफिशिएंटली उसका जो है यूज नहीं कर रहे सिनेमा हॉल का, हम मान लीजिए कि 6 शोज चला रहे हैं और हमारी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो फिर भी खाली रह जाती है, या आप बस पे ट्रैवल करते हैं तो बस में पता चला कि आप जो है वो सीटिंग कैपेसिटी जो है 50 लोगों की है और खाली 10 लोग जो जा रहे हैं, या इतने बैटरी रिक्शा यहाँ चल रहे हैं, एक बैटरी रिक्शा में एक आदमी, कभी ऐसा होता है कि खाली खाली बैटरी रिक्शा जाती है, तो उनकी एफिशिएंट प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा उनका, है ना। तो एफिशिएंटली प्रोड्यूस करना जरूरी है। जो हमारी जो प्रोडक्शन जो आउटपुट है वो एफिशिएंट होना चाहिए। हम अपने नंबर ऑफ जो वो क्या नाम है उसको या तो इंक्रीज करें या डिक्रीज करें प्रोडक्शन को, कैपेसिटी को, ताकि हम एफिशिएंटली कोई चीज़ प्रोड्यूस कर सकें। बात सुन गई। नेक्स्ट क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन। बताइए, क्या मतलब है इसका? सब लोगों ने बुक्स ले लिया? आप लोगों ने नहीं लिया? ले लो यार, बुक्स से ले लो, या कोई ऐसे नोट्स कुछ तो ले लो कि जिससे एटलीस्ट जब आप क्लास में आए, अगर पढ़ के आएंगी तो थोड़ा आप ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व होंगे, है ना। हाँ बेटा, कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मतलब हुआ? नहीं, देखो ये इससे लिंक है, ये पॉइंट इससे लिंक है कि जब हम एम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ाएंगे, जब ज़्यादा लोग एम्प्लॉयबल होंगे, एम्प्लॉयबल पता है किसे कहते हैं? नहीं पता? एम्प्लॉयबल उनको कहते हैं जो बिल्कुल इंडस्ट्री रेडी होते हैं, यानी कि जो डू नॉट नीड टू ट्रेन है, उनको आज आप काम पे रखिए और वो आपको आउटपुट जो है वो 100% देने लगेंगे, बिकॉज दे आर ऑलरेडी ट्रेन पीपल। चलिए, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अब आपका क्लास का टाइम भी हो रहा है। टीचर भी आपकी